नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला का सपना साकार होगा। योगी ने विश्वास जताया कि बंगाल सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक विकास के नए दौर में प्रवेश करेगा। उन्होंने कहा कि ये कार्यकाल जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का स्वर्णिम अध्याय बनेगा। साथ ही उन्होंने नवनिर्वाचित मंत्रियों को भी शुभकामनाएं दी। सतीश चंद्र शर्मा ने गेहूं खरीद की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को क्रय केंद्रों पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। राज्य में 5,797 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं और केंद्र सरकार ने 25 लाख टन खरीद का लक्ष्य तय किया है। अब तक 1.90 लाख किसानों से 9.75 लाख टन गेहूँ खरीदा जा चुका है, जो लक्ष्य का 39% है। मंत्री ने राशन वितरण, KYC, मोबाइल निरीक्षण और अन्नपूर्णा भवन निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में 2 नए नॉर्थ साउथ हाईवे कॉरिडोर का निर्माण जल्द शुरू होगा। पहला 220 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर कुशीनगर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर होते हुए वाराणसी तक बनेगा, जबकि दूसरा 295 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर भारत नेपाल सीमा पीपरी से सिद्धार्थनगर, बस्ती, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक जाएगा। परियोजना के तहत 62 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 725 करोड़ रुपए मंजूर किए गए और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन कॉरिडोर से पूर्वांचल के 12 जिलों को 4 लेन कनेक्टिविटी मिलेगी। परियोजना 2 वर्षों में पूरी होने की संभावना है। योगी आदित्यनाथ आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में सामाजिक और जातीय संतुलन साधने पर जोर दे रही है। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल में ब्राह्मण, पिछड़ा वर्ग, दलित और महिला नेताओं को जगह मिल सकती है। वर्तमान में योगी मंत्रिमंडल में 53 मंत्री हैं और 6 नए चेहरों के शामिल होने की संभावना है। भाजपा 11 और 12 मई को लखनऊ में संगठनात्मक बैठक भी आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी तेज करते हुए बूथ प्रबंधन को अपनी रणनीति का प्रमुख हथियार बनाया है। पार्टी ने प्रदेश के 98 संगठनात्मक जिलों और 1981 मंडलों में बूथ कमेटियों के सत्यापन के लिए 2000 अनुभवी कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा है। ये कार्यकर्ता बूथ अध्यक्षों, शक्ति केंद्रों, मतदाता सूची, सामाजिक समीकरण और विपक्षी दलों की स्थिति पर 15 दिनों में रिपोर्ट तैयार करेंगे। भाजपा 12 मई को लखनऊ में जिला अध्यक्षों की बड़ी बैठक करेगी। साथ ही योगी मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव कर चुनावी तैयारी को और मजबूत करने की योजना बनाई गई है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा समाज में नफरत और विवाद फैलाने की राजनीति करती तथा चुनाव में सबसे अधिक पैसा खर्च करती है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी EVM से ही भाजपा को हराएगी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और सरकार का जीरो टॉलरेंस सिर्फ नारा बनकर रह गया है। सपा सरकार बनने पर महाराणा प्रताप जयंती पर 2 दिन का सार्वजनिक अवकाश और गोमती रिवर फ्रंट पर उनकी प्रतिमा लगाने की घोषणा भी की गई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम के दौरान टिकट की मांग से नाराज होकर बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर चले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भोजन कार्यक्रम में समर्थकों ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सलीम अख्तर को टिकट दिलाने की मांग रखी, जिस पर सिद्दीकी भड़क गए। उन्होंने कहा कि टिकट तय करना उनके अधिकार में नहीं है। घटना के बाद पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी और असंतोष की चर्चाएं तेज हो गईं। इस दौरान सिद्दीकी ने भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी और बुलडोजर राजनीति को लेकर हमला बोला तथा सपा सरकार बनने पर मुफ्त बिजली और महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का वादा किया। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने बांग्लादेश के जमात-ए-इस्लामी नेता नूरुल हुदा के पश्चिमी बंगाल चुनाव संबंधी बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी विदेशी नेता का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। मौलाना ने कहा कि भारत का मुसलमान देश की एकता और अखंडता के साथ खड़ा है। उन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी में भारत की भूमिका याद दिलाते हुए कहा कि बांग्लादेशी नेताओं को भारत पर टिप्पणी करने से पहले अपने देश की स्थिति देखनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे बयान माहौल बिगाड़ने और लोगों को भड़काने की कोशिश है। योगी आदित्यनाथ और शुभेंदु अधिकारी के बीच एक कार्यक्रम में दिखा खास पल राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गया। मंच पर योगी आदित्यनाथ ने शुभेंदु अधिकारी को भगवा गमछा भेंट कर अपने हाथों से उनके कंधे पर रखा, जिसका कार्यकर्ताओं ने तालियों और नारों से स्वागत किया। कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद थे। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार भगवा गमछा भाजपा की विचारधारा, सांस्कृतिक पहचान और हिंदुत्व राजनीति का प्रतीक माना जाता है। इस घटना को बंगाल की राजनीति और भाजपा के वैचारिक संदेश से जोड़कर देखा जा रहा है।
अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा जाए तो महिला बच पाए। आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार सिर्फ प्रचार में व्यस्त है। अखिलेश ने महिला आरक्षण और संरक्षण के मुद्दे पर भी सवाल उठाए और कहा कि महिलाओं को वास्तविक सुरक्षा और सम्मान नहीं मिल रहा। वहीं भाजपा ने जवाब में कहा कि मिशन शक्ति महिला हेल्पलाइन और सख्त कानून व्यवस्था से महिलाओं की सुरक्षा मजबूत हुई है। इस बयान के बाद प्रदेश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जल सुरक्षा और मजबूत करने के लिए गोमती बैराज का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सिंचाई विभाग ने बैराज के पुराने और क्षतिग्रस्त गेटों को बदलने का काम तेज कर दिया है। वर्ष 1980 से 1983 में बने इस बैराज के गेटों के समय के साथ क्षरण हो गया था, जिससे उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हुई। अब तक 6 गेट बदले जा चुके हैं और शेष 4 पर काम जारी है। इस परियोजना से पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण और जल प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत बनाने का लक्ष्य है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले की जांच में एसआईटी को नया सुराग मिला है। जांच में सामने आया कि वारदात में इस्तेमाल संदिग्ध कार को OLX पर बिक्री के लिए डाला गया था और ये सिलीगुड़ी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। कार में रुचि दिखाने वाले 4 लोगों में एक उत्तर प्रदेश का व्यक्ति शामिल था, जिससे यूपी कनेक्शन सामने आया। हालांकि जांच में अभी तक उस व्यक्ति का हत्या से कोई ठोस संबंध नहीं मिला। पुलिस साजिश और खरीदारों की भूमिका की जाँच कर रही है। गाजियाबाद में आयोजित एक भंडारे के वायरल वीडियो में आरोप है कि हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने एक मुस्लिम युवक से प्लेट छीन ली और आपत्तिजनक टिप्पणी की। वीडियो में धार्मिक आधार पर रोकने का दावा किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया और बहस छिड़ गई। संगठन ने इस कार्यक्रम की बात बताया। पिंकी चौधरी पहले भी विवादित बयानों और गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहे हैं। पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी की खबरें भी पूर्व में सामने आई हैं। मामले पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई बताई जा रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता और आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई टल गई है। याचिकाकर्ता के अनुपस्थित रहने के कारण अब अगली सुनवाई 27 मई को होगी। याचिका में ब्रिटिश नागरिकता और संपत्ति जांच की मांग की गई है। कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले की पत्रावली सील कर सुरक्षित रखने का आदेश दिया और अगली सुनवाई 12 मई तय की गई है। कांग्रेस ने आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। और 10 मई 2026 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम के बारे में सटीक पूर्वानुमान अभी उपलब्ध नहीं होता, लेकिन इस समय आमतौर पर क्षेत्र में तेज गर्मी रहती है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे शहरों में तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन में लू चलने और गर्म हवाओं की संभावना रहती है, जबकि रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं। आगरा और मथुरा में भी तेज धूप और सूखी गर्मी रहती है। बारिश की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर हल्के बादल बन सकते हैं। यहाँ मौसम सामान्यतः गर्मी और हीट वेव जैसा रहता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।